हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है रोग एवं उपचार। तो रोग और उपचार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है रोग क्या है। तो रोग होता है शरीर में विकार होना ही रोग है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दूसरे में कह रहा है रोग को उनकी प्रकृति एवं कारणों के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो इनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला वर्ग है जन्मजात या इसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं, दूसरा वर्ग है उपार्जित रोग। तो इन दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है जन्मजात रोग किसे कहते हैं। तो वे रोग जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं उनको जन्मजात रोग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें कह रहा है उपार्जित रोग किसे कहते हैं। तो वे रोग जो जन्म के पश्चात प्राप्त होते हैं उनको उपार्जित रोग कहा जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है संक्रामक, जिसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है जिसको हम लोग असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं। तो ये दो इसके प्रकार हैं ये। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले कुछ अनुवांशिक रोग दिए हुए, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है अनुवांशिक रोग। तो ये 4 अनुवांशिक रोग दिए हुए, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला रोग है, इसका नाम है हीमोफीलिया। तो ये भी अनुवांशिक रोग है। दूसरा है वर्णांधता, ये भी अनुवांशिक रोग है। तीसरा है रंजकहीनता, ये भी अनुवांशिक रोग है। चौथा है थैलीसीमिया, ये भी अनुवांशिक रोग है। मतलब जो ये चारों दिए हुए हैं, चारों के चारों अनुवांशिक रोग दिए हुए हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगले में कह रहा है कौन सा एक अनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न है। तो ये है रॉयल हीमोफीलिया। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो क्या उत्पन्न करता है। तो ये रक्त का जो स्कंदन होता है उसका ना होना इससे हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि रक्त का जो स्कंदन होता है, अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया है तो रक्त का स्कंदन उसमें नहीं होता। अगर कहीं पे कट फिट जाता है तो जो रक्त रहता है वो लगातार फ्लो ही होता रहता है, जो रक्त का स्राव रहता है वो बंद नहीं होता। तो ये था इसके बारे में। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सा रोग जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है उसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो इस रोग का नाम है हीमोफीलिया। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है। तो इसका वहन जो होता है वो स्त्रियां करती हैं। और अगर पूछा जाए ये प्रकट किन में होता है, तो वहन तो इसका स्त्रियां करती हैं और प्रकट ये पुरुषों में होता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है अधिरक्त स्राव क्या है। तो ये एक अनुवांशिक विकार है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सा एक एक्स लिंग संलग्न अनुवांशिक रोग है जिसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म कहा जाता है। तो ये रोग का नाम है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसी को डाल्टोनिज्म या लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है। तो ये जो शंकु कोशिकाएं होती हैं इन्हीं की गड़बड़ी के कारण ये रोग हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। ठीक है, जो लाल और हरे रंग होते हैं उनमें भेद नहीं कर पाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांध से पीड़ित क्यों होते हैं। क्योंकि इसमें इसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसका ये रीज़न है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किनमें उत्पन्न होंगे। तो जो उनकी पुत्रियां होंगी उन पुत्रियों के पुत्रों में इसकी संभावना हो सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले पे कह रहा है एक वर्णांध जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके कह रहा है माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। कह रहा है उनके बच्चों में कितने % वर्णांध होने की संभावना है। तो इसमें 0% होने की ये संभावना है, मतलब कोई इसमें संभावना नहीं है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में दिया उसमें कह रहा है अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में किसमें वर्णांध होने की सर्वाधिक संभावना है। एक सिचुएशन दी हुई है, इसमें बताना है वर्णांधता किसमें सर्वाधिक संभावना है। तो कह रहा है एक महिला वर्णांध है पर उसका जो पति है वो वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और पुत्री हैं, उनमें क्या संभावना है ये पूछी जा रही है। तो देखिए कह रहा है पुत्र जो होंगे वो वर्णांध होंगे और जो पुत्री होगी वो वर्णांध नहीं होगी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है कौन सा एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आँखों में मेलानिन नामक जो रंजक होता है जिसको पिगमेंट कहते हैं, ये आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो जाता है। तो इस रोग का हमको नाम बताना है। तो इस रोग का नाम है रंजकहीनता। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कौन सा रोग बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है? तो ये है थैलीसीमिया। अभी हम लोगों ने ऊपर 4 रोग देखे हुए थे, चारों की चारों आनुवंशिक थे, उनमें थैलीसीमिया भी दिया हुआ था। तो थैलीसीमिया है वो एक आनुवंशिक रोग है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें जो रक्त होता है, जिसको खून कहते हैं या ब्लड कहते हैं, ये इसमें प्रभावित होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है थैलीसीमिया जो थैलीसीमिया है उसकी कह रहा है रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके संश्लेषण की क्षमता ये खो देता है। मतलब ये अगर रोग हो जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है या खो जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें प्रकार है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात या जिसको आनुवंशिक रोग कहते हैं, जो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है एंजाइम के वंशागत अभाव के कारण ये रोग हो जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है एक व्यक्ति जो फेनिल क्यूटोन्यूरिया से कह रहा है प्रभावित है, वह किसका शिकार होता है? मतलब अगर ये कह रहा है ये रोग हो जाता है जिसका नाम है फेनिल क्यूटोन्यूरिया, अगर ये रोग किसी में हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण पाए जाएंगे? तो देखिए, कह रहा है इसमें मानसिक उसमें जड़ता के लक्षण पाए जाएंगे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा रोग लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो इसका नाम है पेशी दुष्पोषण, ये इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कौन सा रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? तो ये है पेशी दुष्पोषण। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बहुचर्चित जो बबल बेबी रोग है ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब इसका नाम बबल बेबी रोग क्यों रखा गया है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें इसका रीज़न ये बताया गया है कि जो रोगग्रस्त शिशु होता है इसका उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसको बबल बेबी रोग कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है देखिए विल्सन रोग। विल्सन रोग कह रहा है एक आनुवंशिक रोग है जिसमें कौन सा तत्व शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयित हो जाता है? तो इसमें कह रहा है कॉपर का। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉपर की शरीर में ज़्यादा मात्रा में संचयन की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अगर संचय जो है कॉपर ज़्यादा हो जाएगा शरीर में, तो उससे विल्सन रोग हो जाता है। अब देखिए, दूसरे में कह रहा है कि विल्सन जो रोग हो जाता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें देखिए आंखें प्रभावित होती हैं, मस्तिष्क प्रभावित होता है, गुर्दा प्रभावित होता है। मतलब ये तीनों अंग प्रभावित होते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो क्यों होता है? तो ये इसका रीज़न पूछा जा रहा है क्यों हो जाता है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये रोग हो जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता किसके लिए उत्तरदायी है? मतलब अगर जो मानव के गुणसूत्र होते हैं उनकी अगर पूछा जा रहा है त्रिगुणसूत्रा किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इससे क्या हो जाता है अगर त्रिगुणसूत्रा पाई जाती है? तो कह रहा है डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति मंदबुद्धि, सिरगोल हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, मुख खुला रह जाता है और आंखें तिरछी हो जाती हैं? तो इस रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस सिंड्रोम को मंगोलाइड जड़ता कहते हैं? अब इससे कह रहा है जिससे प्रभावित पुरुष नपुंसक होता है। तो कहने का मतलब ये है अगर मंगोलाइड जड़ता किसी में हो जाती है तो पुरुष जो रहेगा वो नपुंसक हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि जो ये किस सिंड्रोम से ये होता है? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम से। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब जो डाउन सिंड्रोम है इसकी वजह से मंगोलाइड जड़ता हो जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कह रहा है किस सिंड्रोम में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहता है, ये मोनोसोमिक मतलब 44+6 होती है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिंड्रोम से, ध्यान दीजिएगा, प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिंड्रोम में 3 लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये ट्राइसोमिक मतलब इस प्रकार ये पाए जाते हैं 44+XXY, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो ये सिंड्रोम का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इससे पुरुष होते हैं अगर प्रभावित हो जाते हैं तो उनमें नपुंसकता आ जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रमुख आनुवंशिक रोग हैं, उनके प्रभाव दिए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला रोग है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का प्रभाव कैसे पड़ता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए कि इसमें कह रहा है चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये इसका प्रभाव है, मतलब हीमोफीलिया से ऐसा ये लक्षण इसमें होते हैं।
अगला देखिए अगले में कह रहा है वर्णांधता क्या है। तो देखिए वर्णांधता अगर किसी को हो जाती है तो उसमें लाल और जो हरा रंग रहता है इसकी पहचानने की क्षमता कम हो जाती है या फिर उसमें अभाव पाई जाती है, मतलब लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, तो ऐसे लक्षण पाए जाएंगे तो वो वर्णांधता कहलाती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है रंजकहीनता। रंजकहीनता क्या है। तो देखिए इसमें त्वचा, आँखें और बालों में मेलानिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, रंजकहीनता पाई जाती है। अगला देखिए अगला है थैलेसीमिया। तो इसमें क्या होता है, ये एक रक्त विकार है, मतलब जो ब्लड होता है उसमें विकार अगर उत्पन्न हो जाता है उसी को थैलेसीमिया कहते हैं। अब देखिए इसी में कह रहा है तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में इसमें कमी आ जाती है, मगर थैलेसीमिया हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कमी आ जाती है। अगला देखिए अगला है पटाउ सिंड्रोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए पटाउ सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें रोगी का जो ऊपर का होंठ होता है वो बीच में कट जाता है, मतलब जो ऊपरी पोर्शन का होता है, माउथ का ऊपर पोर्शन का जो होंठ होता है उसके बीच में जैसा जाता है, तो वो है पटाउ सिंड्रोम। इससे होता क्या है, तो इससे देखिए मंदबुद्धि तथा नेत्र रोग इससे प्रभावित होते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें मंदबुद्धि हो जाती है, व्यक्ति के अंदर मंदबुद्धि की भावना पाई जाती है, उसकी जो माइंड की कैलकुलेटिंग पावर है वो कम हो जाती है, इसको मंदबुद्धि कहते हैं, तथा नेत्र रोग जैसे इसमें कुछ संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें होता है गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो इसके कारण ये रोग हो जाता है। और इसमें लक्षण इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें देखिए जीभ मोटी हो जाती है, मुख खुला रह जाता है तथा आंखें तिरछी हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, इसमें पुरुष नपुंसकता इसमें पाई जाती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भी देखिए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये भी होता है, और इससे क्या होता है, पुरुष नपुंसकता इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। अगला देखिए अगला है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, तो देखिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये भी होता है, और इससे क्या होता है, स्त्रियों में बांझपन का शिकार हो जाती है, मतलब जो स्त्रियां रहती हैं वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। नाम है इसका टर्नर सिंड्रोम। अगला देखिए अगला है विल्सन रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने आगे देखा भी था। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर का संचयन हो जाता है। मतलब अगर शरीर में कॉपर का संचयन हो जाता है अधिक मात्रा में तो इससे विल्सन रोग हो जाता है। और इससे प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं, तो इससे देखिए गुर्दा, आँख और जो मस्तिष्क होते हैं ये प्रभावित होते हैं। अब अगला है देखिए विषाणु जनित रोग क्या है, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है, तो ये है वायरस। अगला देखिए अगले में कह रहा है वायरस अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल किस कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं, तो ये केवल जो जीवित कोशिकाएं हैं उसी में ये वंश वृद्धि कर सकते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है शरीर के बाहर विषाणु किसके समान होते हैं, तो ये मृत के समान होते हैं। जैसे ये किसी जीवित पदार्थ में या जीवित प्राणी के अंदर घुस जाते हैं तो इनमें क्या होती है, जीवितता की भावना बढ़ जाती है, मतलब ये जीवित हो जाते हैं। अगर ये बाहर रहेंगे तो ये मृत के समान रहेंगे, अंदर पहुँचेंगे किसी जीवित कोशिका में तो ये जीवित हो जाते हैं। तो ये खासियत होती है वायरस की। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है जिसको वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है यदि कोई मानवीय रोग, ध्यान दीजिए कह रहा है यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पैंडेमिक। क्या कहा जाता है, इसको पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे कोविड-19 को भी आप लोगों ने देखा होगा तो उसको भी पैंडेमिक की संज्ञा दी गई थी। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया 2019 से 2021 तक प्रभावित रही थी, तो ये रहा था कोविड-19 या इसी को नोवल कोरोना वायरस भी कहते थे। अगला देखिए अगले में कह रहा है विषाणुभोजी कौन होते हैं, तो इसको कह रहा है बैक्टीरियोफेज। ये विषाणुभोजी जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो जो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है उसी को, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी कौन होते हैं, तो जो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है उसी को जीवाणुभोजी कहते हैं। अगला है विषाणु किसको संक्रमित कर सकते हैं, तो ये देखिए पशु को, पौधों को, कवक को और जीवाणुओं को ये संक्रमित कर सकते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है राइनो वायरस के कारण। काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो पैथोजिन है जिसको सामान्य जुकाम कहते हैं इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु है या वायरस है, ये है राइनो वायरस। अगला देखिए अगले में कह रहा है चेचक एक अत्यंत संक्रामक रोग है, यह किस विषाणु द्वारा फैलता है, तो इसका नाम है वेरियोला वायरस, ये इसी के कारण फैलता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जल में पाए जाने वाले किन प्रदूषकों से छोटी माता रोग होती है, तो ये होते हैं मिथाइल मरकरी के कारण। ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है जल में किसकी वजह से क्या होता है, छोटी माता नामक रोग हो जाता है, तो ये मिथाइल मरकरी इसका नाम है, ये इस प्रदूषक का ये नाम है।
अगला देखिए अगले में कह रहा है 1956 में छोटी माता रोग किस प्रदूषण के कारण हुआ था? तो ये हुआ था जल प्रदूषण के कारण, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा। तो देखिए अगले में कह रहा है भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था? ये कब किया गया था? 1977 में। अगला है विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1980 में। अगला है खसरा की बीमारी किससे होती है? तो ये होती है वायरस से। किससे होता है खसरा? ये वायरस से होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये है खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं। इसको कह रहा है एंटीबायोटिक्स द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगला है इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो ये हैं एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। अगला देखिए अगले में कह रहा है पोलियो जो होता है किस कारण से होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। अगला है पोलियो का वायरस शरीर में कैसे फैलता है? तो ये दूषित भोजन एवं जल से ये फैल जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पोलियो किस विषाणु द्वारा फैलता है? इस विषाणु का नाम बताना है। तो इसका नाम है पेलियोमेलाइटिस विषाणु। तो ये इसके कारण ये फैलता है। अगला है अगले में कह रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी जोनास साल्क ने। कब की थी? 1952 में। अगला है जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो पोलियो है उसका टीका इन्होंने बनाया हुआ था। अगला देखिए अगले में कह रहा है साल का टीका किस व्याधि से संबंधित है? तो ये है पोलियो से। अगला है किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ये है पोलियो। अगला देख लीजिए अगले में कह रहा है भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब प्रदान किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रदान किया गया था 27 मार्च 2014 को। अगला है विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी है? तो ये है मम्स, रेबीज और हाफिज। ये सब विषाणु जनित बीमारियां हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है जानवरों का एक तीव्र विषाणु जनित रोग है जो मनुष्य में एक संक्रामक जानवर के काटने से फैलता है, ये कौन सा है? तो ये है रेबीज। रेबीज क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है जो कह रहा है मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये है रेबीज। अगला है जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो ये होता है रेबीज से। अगर रेबीज किसी को हो जाता है तो उसको जल से भय होने लगता है, मतलब वो जल से डरने लगता है। इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा नीचे दिया हुआ है हाइड्रोफोबिया क्या है? तो ये है रेबीज का विषाणु से क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब होता है डर, मतलब जल से डर लगने लगता है। तो ये होता है रेबीज में, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था विषाणु के कारण होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है मेनिनजाइटिस। नाम इसका क्या है? मेनिनजाइटिस इसका नाम है। अगला देखिए अगले में कह रहा है हेपेटाइटिस किस कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, मतलब वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण क्या है? तो ये है विषाणु। क्या है? ये विषाणु है। अगला देख लीजिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो अगला है देखिए अगले में कह रहा है हेपेटाइटिस किस कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है हेपेटाइटिस किस कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। अगला कह रहा है देखिए अगले में कह रहा है जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण क्या है? तो ये है विषाणु। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस जो भी होता है उसकी बीमारी हो जाती है? तो ये है वायरस। वायरस के कारण जो हेपेटाइटिस भी है वो होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये है यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो ये है DNA वायरस। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो यकृत रोग होता है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, इसका कारक पूछा जा रहा है तो ये है DNA वायरस। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सी बीमारियां टैटू बनवाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती हैं? ये ध्यान दीजिएगा। तो ये है यकृत शोथ, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है, HIV एड्स जो होता है ये भी हो सकता है, मतलब जो हेपेटाइटिस बी है ये भी हो सकता है, HIV एड्स ये भी हो सकता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यकृत रोग हेपेटाइटिस के बारे में सत्य कथन कुछ दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट ये कह रहा है यकृत सूजन जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी कह रहा है विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इसमें ये कह रहा है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है या HIV जो होता है दोनों एक ही तरह से ये संचरित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है।
दूसरा देखिए कह रहा है जो यकृत शोथ बी होता है जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी कहते हैं, कह रहा है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। मतलब जो ये हेपेटाइटिस बी है या सी है तो ये विषाणुओं से तो होता है लेकिन कुछ समय तक इसमें लक्षण नहीं प्रकट होते हैं। जब ये कुछ सीरियस कंडीशन में आने लगता है तब इसके लक्षण बाहर निकल कर आते हैं। तो ये था दूसरा स्टेटमेंट, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सार्वभौम रूप से जो हेपेटाइटिस बी है और सी है विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब जो हेपेटाइटिस है बी या सी इसके जो रोगी हैं उनकी संख्या एचआईवी के रोगियों से अधिक है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यकृत शोथ हेपेटाइटिस जो भी है कह रहा है इसका टीका उपलब्ध है जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और जो ये स्टेटमेंट है ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आईएएस के प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है। ये इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जामों में ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण क्या है। तो ये है रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या है, ये इसके कारण अतिसार जो है बीमारी वो होती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे होता है डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, ये इससे तीनों होते हैं। मच्छर का नाम क्या है, तो ये है टाइगर मच्छर इसका नाम है। अगला देखिए अगले में कह रहे हैं कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो ये है डेंगू। डेंगू क्या है, ये कीट के काटने से होता है। डेंगू बेसिकली क्या है, मच्छर के काटने से ये होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है डेंगू के लक्षण क्या क्या है, अगर किसी को डेंगू हो जाए तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है नेत्र गुहा पीड़ा, मतलब नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा, मतलब जो नेत्र का पीछे पोर्शन होता है उसमें काफ़ी दर्द होने लगता है। इसके अतिरिक्त नाक से रक्त इसमें स्रावित होने लगता है। त्वचा पित्तिका इसमें निकल रहा, मतलब त्वचा पर बहुत सारे जो वो होते हैं दाने बहुत सारे निकल आते हैं। तो इसके ये सारे लक्षण हैं। मतलब अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो ये इसके बेसिक से लक्षण हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है डेंगू एक बुखार है जो किससे उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये वायरस से उत्पन्न होता है तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा ये फैलता है। किससे फैलता है, मादा एडीज जो मच्छर होते हैं इसको ये एक दूसरे में पहुंचाते हैं, मतलब मनुष्य से एक दूसरे में ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है पीत ज्वर या इसी को येलो फीवर कहते हैं किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है एडीज मच्छरों के द्वारा। अगला देखिए अगले में कह रहा है टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, तो एडीज जो एल्बोपोटिक्स होता है मच्छर इसी को टाइगर मच्छर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा टाइगर मच्छर क्या है, जो एडीज मच्छर होता है उसी को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पीला बुखार या जिसी को पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है, तो ये मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीका वायरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जीका वायरस के बारे में कथन दिए हुए हैं सही, इनको देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो ये फैक्ट है ये सही दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीका वायरस का वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले में कह रहा है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। मतलब क्या है, ये एक दूसरे से ये संचरित हो जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है जीका वायरस मनुष्य में कैसे संचरित होता है, तो ये मच्छर के काटने से ये फैलता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो जापानी एंसेफेलाइटिस होता है ये विषाणुओं की वजह से होता है। अगला है जापानी एंसेफेलाइटिस का वाहक क्या होता है, तो ये क्यूलेक्स मच्छर होता है। ध्यान दीजिएगा नाम क्या है इसका, क्यूलेक्स मच्छर से जापानी एंसेफेलाइटिस होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है, तो ये जापानी एंसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है। मतलब जो सुअर रहती हैं अगर वो मानव के जो आवास क्षेत्र होते हैं उसके आसपास पाए जाएंगे तो सुअरों से क्या होता है, जो जापानी एंसेफेलाइटिस रोग होता है ये भी फैल सकता है, इसलिए ऐसा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो ये है एड्स। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स जो है किस रोग का संक्षिप्त रूप है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स किसके कारण होता है, तो ये विषाणु जिसको वायरस कहते हैं इसके कारण होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स वायरस जो है STLV3 की खोज किसने की थी, ये की थी चार्ल्स गैलो ने। किसने की थी, चार्ल्स गैलो ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है वो कौन सा है, तो इसका नाम है रेट्रो विषाणु। क्या नाम है इसका, रेट्रो विषाणु।
अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स विषाणु में क्या होता है, तो इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स का संचरण कैसे होता है, तो देखिए इसमें संचरण के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये है कि एचआईवी संक्रमित रक्त से, मतलब अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित है, वो आप उसका मतलब रक्त जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको चढ़ा दिया जाता है, तब भी आपको एड्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए रक्तदान मतलब वही है जो ब्लड का मतलब चढ़ाए जाते हैं, उसके भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है बिना उबली हुई सुइयों का प्रयोग से, मतलब किसी के पास अगर वो इंजेक्शन जो सुई होती है उसका यूज़ किया गया है, उस पेशेंट के जिसको एचआईवी हुआ था, आपके साथ भी मतलब वही जो सुई थी उसको यूज़ कर लिया जाता है आपके भी साथ, तो आपको भी ये रोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है। अप्सरा से मतलब जिसको प्लैंसेटा कहते हैं, इसके भी संपर्क से ये हो सकता है। अपरा जिसको कहते हैं, इसके भी ये संपर्क से हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, ये सारी इनकी वजहों से ये सब जो एचआईवी एड्स है ये हो सकता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स विषाणु शरीर में क्या नष्ट कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये एचआईवी के कारण नष्ट हो जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो रक्त में क्या करता है, टी कोशिकाओं को ये नहीं बनने देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर एड्स हो जाएगा तो जो रक्त में टी कोशिकाएं बनती हैं उनको ये बनने नहीं देता। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स से संबंधित सही तथ्य दिए हुए, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एड्स में जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए होते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स रोग से प्रभावित मानव शरीर का सही अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें कुछ लक्षण होते हैं, इनको ध्यान देख लेते हैं। तो देखिए पहला है सूजे हुए लसिका फर्म, तो ये इसमें पाए जाते हैं। रात्र में पसीना आता है, ये भी सही है। स्मृति का लोप हो जाता है, ये भी सही है। वजन का घटना, तो ये सारे इसके लक्षण है या इसकी अवस्थाएं हैं ये। अगला देखिए अगले में कह रहा है एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो एड्स की जांच का जो मेथड है इसी को एलिसा कहा जाता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो इसका नाम है ज़ीडोवुडीन। क्या नाम है इसका, ज़ीडोवुडीन इस दवा का नाम है। अगला देखिए अगले में कह रहा है विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला देखिए अगला क्या है, अगला है संरक्ष्य संस्था क्या है, तो ये है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो कि बेंगलुरु में है। ये इसकी मतलब एड्स जो रोग होता है इसके शोध और नियंत्रण की ये परियोजना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि बेंगलुरु में है। अगला देखिए अगले में कह रहा है नैको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है, तो ये भी एड्स से ये संबंधित संस्था है। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है नैको जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूछी जा रही है स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगला देखिए अगले में कह रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यरत जिसका नाम है आवाहन, इसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो ये है एचआईवी एड्स के लिए कार्यरत बनाई, मतलब ये जो संस्था है ये एचआईवी एड्स के लिए काम करती है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 से। अगला देखिए अगले में कह रहा है एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल जो लोड टेस्ट है किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था जेपी नड्डा ने। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, देखिए अगला कह रहा है एलिसा क्या है, तो ये एड्स का पता लगाने की एक जांच पद्धति है। अगला देखिए अगला कह रहा है एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एचआईवी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए अगला कह रहा है पश्चिमी ब्लड किसका नैदानिक परीक्षण होता है, तो ये होता है एचआईवी का। ये बात ध्यान दीजिएगा, किसका है ये पश्चिमी ब्लड, तो ये है एचआईवी का। अगला देखिए अगले में कह रहा है दुधारू पशुओं की विषाणु जनित संक्रमणीय बीमारी कौन कौन सी है, तो ये है फूड एंड माउथ रोग और दूसरा है काऊ पॉक्स, तो ये जो है ये क्या है, ये संक्रमित बीमारियां हैं पशुओं की। अगला देखिए अगले में कह रहा है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग जिसको हम खुरपका या मुंहपका कहते हैं, इस रोग किसके कारण ये होता है, तो ये विषाणु के कारण ये जानवरों में होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है फूट और माउथ मुख्यतः किन में पाए जाते हैं, ये रोग हैं, तो ये गाय भैंस भेड़ बकरी और सूअर इन सब में ये पाए जाते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है पशुओं में खुरपका या मुंहपका रोग का पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था लियो फ्लर तथा फ्रॉस्ट ने। कब लगाया था, 1897 में, ये जर्मनी में इसकी खोज की गई थी। अगला देखिए अगले में कह रहा है H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो H1N1 होता है ये इसी को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है।
अगला देखिए, अगले में कह रहा है टाउ51 वायरस की पहचान किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट जी वेबस्टर ने। किसने की थी? रॉबर्ट जी वेबस्टर ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो इसी को बर्ड फ्लू कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो H5N1 है इसी को बर्ड फ्लू कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए ये जाने जाते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा वर्ड फ्लू विषाणु का कारक है? तो ये है H5N1। अगला देखिए, अगले में कह रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रचलित नाम बर्ड फ्लू रोग मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो ये मुर्गियों तथा बत्तखों को ये प्रभावित करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब जो रानीखेत बीमारी है ये मुर्गियों से संबंधित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रानीखेत बीमारी का मुख्य कारक क्या है? तो ये है विषाणु। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था? तो ये था रिंटरपेट के लिए, जो एक विषाणु जनित बीमारी है, इसी के लिए क्या किया था? पशुओं को चिन्हित किया गया था। अगला देखिए, इबोला क्या है? ये पूछा जा रहा था। ये प्राणघातक एक विषाणु है। ध्यान दीजिए, क्या है? इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये एक नदी के नाम से लिया गया है, जिसका नाम है इबोला नदी, जो कि कांगो में फ्लो होती है। इसी के नाम से इस जो मतलब ये रोग है इसका नाम लिया गया है। जो फ्लो होती है एक नदी का नाम है, जो कि कांगो में फ्लो होती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है चमगादड़ किस रोग में रोगाणुओं के लिए प्राकृतिक पोषक का कार्य करता है? तो ये होता है इबोला वायरस। मतलब इबोला जो वायरस है ये मुख्यतः चमगादड़ों की वजह से फैलता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इबोला वायरस की पहचान कब की गई थी? तो ये की गई थी 1976 में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा कब घोषित किया था? ये किया था अगस्त 2014 में। अगला है कौन सा राज्य मई-जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? तो ये था केरला। मतलब केरला जो था 2018 में यहाँ पे निपाह वायरस काफ़ी मात्रा में फैल गया था, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगला दिए हुए कुछ जो विषाणु हैं उनके द्वारा होने वाले रोग हैं, इनको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो देखिए, पहला रोग है, इसका नाम है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो इस विषाणु का नाम क्या है जिसकी वजह से ये फैलता है? तो इस विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे त्वचा प्रभावित होती है। दूसरा है छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं। ये होता है बैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, और इससे भी त्वचा प्रभावित होती है। अगला देखिए, अगला है खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं। तो ये वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम है मोरवेली वायरस, और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगला है पोलियो। पोलियो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है पोलियोमेलाइटिस विषाणु जो होता है उसके कारण ये होता है। इसकी तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होती है। अगला देखिए, अगला है गलसुआ, जिसको मम्स कहते हैं। तो ये वायरस के कारण होता है, इससे लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। अगला देखिए, अगला है रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये रेबीज वायरस के कारण होता है, और इससे केंद्रीय जो नाड़ी तंत्र है वो प्रभावित होती है। अगला देखिए, अगला है मेनिनजाइटिस। इससे ये किस विषाणु से होता है? तो इस वायरस का नाम है मेनिनजाइटिस वायरस, इसकी वजह से ये होता है। और इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा जो है वो प्रभावित होते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है, और इसमें लीवर, जिसको यकृत कहते हैं, ये प्रभावित होता है। अगला देखिए, अगला है जो साधारण जुकाम है वो रीनो वायरस के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये रीनो वायरस के कारण होता है, और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला है कोविड-19। ये नोवल कोरोना वायरस जो विषाणु है, वायरस है, इसकी वजह से होता है, और इससे देखिए जो श्वसन तंत्र एवं फेफड़े होते हैं ये प्रभावित होते हैं। दूसरा है, अगला है डेंगू। तो डेंगू देखिए जो एडीज मच्छर से होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। अगला देखिए, अगला है पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर कहते हैं। ये एडीज मच्छर से होता है, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होते हैं। अगला है जीका वायरस। ये एडीज मच्छर के द्वारा प्रभावित होता है। अगला है जापानी एंसेफ्लाइटिस, इसी को मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जापानी एंसेफ्लाइटिस कहे या मस्तिष्क ज्वर कहे, दोनों एक ही हैं। तो ये किस वायरस से होता है? तो ये होता है एंसेफ्लाइटिस वायरस से, और ये मच्छर के द्वारा होता है, जिसका नाम है क्यूलेक्स मच्छर, इसके द्वारा भी ये होता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र जो होती है वो प्रभावित होती है। अगला है एड्स। देखिए, एड्स होता है रेट्रोवायरस के कारण, इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला देखिए, खुरपका या मुंहपका, ये विषाणुओं के कारण होता है, और इसमें जानवर के जो मुंह और पैर होते हैं ये इससे प्रभावित होते हैं। अगला देखिए, अगला है स्वाइन फ्लू। तो ये होता है H1N1 के कारण, ये वायरस का नाम है, और ये सुअर की वजह से होता है। अगला है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। तो ये होता है H5N1 वायरस के कारण, और ये मुर्गियों में होता है। अगला है रानीखेत बीमारी।
ये भी वायरस की वजह से होता है और इसमें मुर्गियाँ इससे प्रभावित होती हैं। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये है परजीवी जनित रोग, इसके बाद पादप जनित रोग, बहुत सारे और भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक को हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।